Good evening, students. So, this is our lecture number 20 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023. अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन एज एफआईआर को अच्छे से प्रिसाइसली डिस्कस किया था और कवर किया था. ठीक है. अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि अगर एफआईआर को लॉन्च करने में कोई डिले हो जाए तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. क्या पुलिस ऑफिसर आउटराइटली, अगर आपने एफआईआर को रजिस्टर करवाने में एक डिले किया है और वो भी अनरीजनेबल है, तो क्या वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 154 ये पावर है कि वो एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से मना कर दे. तो हमें क्या पता चला, पुलिस ऑफिसर एफआईआर को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता, भले ही एफआईआर की रजिस्ट्रेशन में किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को देने में इन्फॉर्मेंट को बहुत ही डिले हो गया. वेदर इट्स अनरीजनेबल या रीजनेबल, दैट डजेंट मैटर. ठीक है. फिर हमने आगे क्या पढ़ा था? फिर हमने ये समझा कि ट्रायल के टाइम पे डिफेंस जो है वो ये एक आर्ग्यूमेंट रख सकता है कि हाँ देखिए, यहाँ पर एफआईआर को लॉन्च करने में काफ़ी टाइम लगा है, तो यहाँ पर फैब्रिकेशन के चांसेस हैं. जिसके लिए हमने दो केस लॉस पढ़े थे. पहला हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस श्रीकांत शेकारी. ठीक है. इट वाज 2004 सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद हमने पढ़ा था अमर सिंह वर्सेस बलविंदर सिंह. जहां पर सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन थी कि अगर आपका एक अनरीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो कि आपको एफआईआर को लॉन्च करने में इतना डिले क्यों हुआ आपको, तो वहां पर क्या होगा, जो कोर्ट है वो एक एक्सप्लेनेशन मांगेगी. अगर एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन मिल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोर्ट अपने प्रोसीडिंग के साथ आगे बढ़ेगी. मगर अगर एक अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर वो कह देगी कि चलो भैया बोरिया बिस्तर बांधो, तुम्हारा केस ख़त्म, डिफेंस जीत गए. ठीक है. ऐसा वो नहीं करेगी. वहाँ पर वो बस थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएंगे, थोड़े से विजिलेंट हो जाएंगे. ठीक है. कि मतलब जब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा तो उनको एग्जामिन करते हुए कोर्ट थोड़ा सा विजिलेंट हो जाएगा, थोड़ा सस्पिशियस हो जाएगा. मतलब ये है, मगर ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करें तो यही पता चलता है कि अगर एफआईआर को लॉन्च करने में कोई डिले हुआ है तो उससे केस के फैक्ट्स पर, उससे केस के मेरिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जनरली. ठीक है. आज लेक्चर नंबर 20 में हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. The first is registration for non-registration of an FIR, remedies for non-registration of an FIR. The second is section 154 को आज हम लोग इन डेप्थ और समझेंगे, जो उसके प्रोवाइजो 1 और प्रोवाइजो 2 है उसको समझेंगे. और हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे विच इज़ मल्टीपल एंड क्रॉस FIRs. ठीक है. तो अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ रेमेडीज फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. ठीक है. तो अगर एक इंफॉर्मेंट पुलिस ऑफिसर के पास सेक्शन 154 के अंदर, सबसेक्शन 1 के अंदर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके जाता है जो इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, और पुलिस ऑफिसर उसको रजिस्टर करने से मना कर दे, तो वहां पर जो इंफॉर्मेंट है उसके पास क्या रेमेडी है, वो फिर सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 के अंदर अपील लगा सकता है टू द लोकल एसपी. ठीक है. एंड इन द परसुएंस ऑफ दैट अपील, जो लोकल एसपी हैं आपके, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो चाहे तो उस मैटर को खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को वो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दे दें. ठीक है. अब सपोज लोकल एसपी ने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि आप जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हो, आई एम नॉट गोना रजिस्टर इट एज एन FIR, तो वहाँ पर क्या होगा, आप चले जाओगे सीधा जुडिशियल मशीनरी के पास. दैट इज अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3. यहाँ पर आप एक मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन डालोगे कि मेरा FIR रजिस्टर नहीं किया जा रहा है,
तो वहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है वो डायरेक्ट करेंगे पुलिस ऑफिसर को एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के लिए। ये नहीं है कि मैजिस्ट्रेट यहाँ पर खुद ही एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एफआईआर को रजिस्टर करने की जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है पुलिस मशीनरी के पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन टू द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब सपोज मैजिस्ट्रेट ने भी कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया पुलिस ऑफिसर को कि आप एफआईआर रजिस्टर करिए, और आप बहुत एग्रीव फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 200। यहाँ पे बात करता है, इट टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट और कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट, ठीक है। मतलब आप मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट एक कंप्लेंट डाल सकते हैं जिसकी जो देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है वो चैप्टर 12 में से आती है, ठीक है। लेकिन जब आप एक कंप्लेंट लॉन्च कर देते हैं बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो चैप्टर 12 के जो लिमिटेशंस है, जैसे हमने सेक्शन 162 का एक लिमिटेशन समझा था ना, कि पुलिस ऑफिसर जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, वो एज एन एविडेंस यूज़ नहीं किया जा सकता। ये सारे के सारे जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, ये जो सारे के सारे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, बिकॉज सेक्शन 200 जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग की बात करता है, उसका इन्वेस्टिगेशन का भी जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सपोज मैजिस्ट्रेट ने भी मना कर दिया, भाई हम आपका जो कंप्लेंट है उसको नहीं लेंगे, हम सेटिस्फाइड नहीं है आपके कंप्लेंट से, एंड वी आर नॉट गोना रजिस्टर इट एज एन कंप्लेंट, ठीक है। तो एज ए फाइनल रिकोर्स आप कहाँ जाओगे, एक बार थोड़ा सोचिए, मैंने बताया है लास्ट लेक्चर्स में, आप जाएंगे सेक्शन 482 के अंदर हाई कोर्ट के पास और उनको बोलेंगे कि वो अपने इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करें, ठीक है, और एफआईआर के रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दें, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है वो सेक्शन 482 के अंदर अपना जो इनहेरेंट पावर है उसको आप इन्वोक करवा सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच करके। जो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है बीएनएसएस का, वो क्या है आपको याद है, सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस। क्लियर है आपको, ठीक है। तो वी आर डन विथ रेमेडीज फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, एक केस हुआ था, प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस केस में ये कहा गया था कि अगर आपको सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 को इन्वोक करना है एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर के लिए, तो उससे पहले आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा कि आपने जो इससे पहले के जितने रिकोर्सेज हैं, एग्जॉस्टेड ऑल द रिकोर्सेज, मतलब उससे पहले के जितने भी रिकोर्सेज हैं सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 के अंदर और सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 के अंदर, वो आपने एग्जॉस्ट कर दिया है, मतलब आपने उनका यूज़ किया और वहाँ पर आपको कोई भी सफलता नहीं मिली, एंड नाउ यू आर फीलिंग एग्रीव्ड, दैट्स व्हाई यू अप्रोच द मैजिस्ट्रेट। ये प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कहा गया था, ठीक है। एक और चीज़ समझ लीजिए, जो ये लिमिटेशन है ना, ये खाली सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 पे अप्लाई होता है कि आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा कि आपने सारी के सारे रिकोर्सेज और रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट कर दिया है, ठीक है। ये सेक्शन 200 पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 200 में आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके एक प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। इसके लिए आपको उससे पहले की जो रेमेडीज़ हैं उनको एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसका रीजनिंग समझाऊँ, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगर मैं आपको इसका एक रीजनिंग समझाऊँ तो ये है कि कई बार जो मैटर होता है ना, उसमें बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग जुड़े होते हैं, एंड आपको लगता है कि अगर मैं ये मैटर पुलिस के पास लेके जाऊँगा तो मैं खुद सेफ नहीं रहूँगा, ठीक है। तो आप जुडिशियल मशीनरी पर भरोसा दिखा के सेक्शन 200 के अंदर डायरेक्ट एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। क्लियर है आपको ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वी आर डन विद दिस। रेमेडी समझ में आ गया ना, पहले 154 सबसेक्शन 1 के अंदर, फिर 154 सबसेक्शन 3 के अंदर, फिर 156 सबसेक्शन 3 के अंदर,
फिर 200 एंड देन आखिरी में इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, दैट इज अंडर सेक्शन 482। क्लियर आपको रेमेडीज सारे? आगे बढ़ते हैं। तुमने पहला टॉपिक समझ लिया ना, दूसरे पे आते हैं। विच इज सेक्शन 154 प्रोवाइजो 1 एंड प्रोवाइजो 2। ठीक है, शुरू करें इसको। आइए शुरू करते हैं। तो समझते हैं एक बार सेक्शन 154 की लैंग्वेज को दोबारा। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2C के अंदर। ठीक है, सेक्शन 2C के अंदर। यहाँ पर कॉग्निजेबल केसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर है। और जो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वो कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2L के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके पास अरेस्ट करने की पावर नहीं होती विदाउट वारंट। साथ ही साथ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है विदाउट रिसीविंग एनी ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 155 सबसेक्शन 2 के अंदर पुलिस ऑफिसर को पहले एक ऑर्डर रिसीव करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से कि मैं इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, मुझे ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था ना अच्छे से। ये जो यहाँ पे बुक है किसकी बात कर रहा है? FIR बुक की, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया था। किसी भी प्रकार की अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाती है तो हमने कौन से केस लॉस पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल एंड अदर्स, और दूसरा जो लैंडमार्क केस था हमने कौन सा पढ़ा था? ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें यह था कि किसी भी प्रकार की अगर इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है उस इंफॉर्मेशन को एज एन FIR रजिस्टर करने के लिए। क्लियर आपको ये चीज़? आगे बढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रोवाइजो। प्रोवाइजो को हम कैसा इंटरप्रिटेशन देते हैं? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर आप ना पर्पसिव लगवाओगे, ठीक है, ना मिसचीफ रूल या किसी भी प्रकार का जो इंटरप्रिटेशन रूल है वो आप अप्लाई नहीं करोगे। जो प्रोवाइजो होता है उसमें जहाँ पे भी प्रोवाइडेड दैट लिखा होता है ना, उसे हम प्रोवाइजो कहते हैं। ठीक है, और प्रोवाइजो को हमेशा ही स्ट्रिक्ट या फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन दी जाती है। आइए पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन, किसके द्वारा दी जा रही है? वुमेन के द्वारा। अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस, ठीक है, वुमेन के द्वारा दी जा रही है जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है इन सेक्शंस के अंदर, दैट इज सेक्शन 326A। पहला है 326A। क्या बोलता है 326A? इट टॉक्स अबाउट वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एक्ट। यहां पे बात करता है ग्रीवियस हर्ट की, ठीक है, बाय यूज ऑफ एक्ट अगेंस्ट द वुमेन। ध्यान रखिएगा यहां पे वुमेन की बात हो रही है। जो ये सेक्शन 326A है ये जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन अगर इस सेक्शन के अंदर किसी वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस किया गया है तो ये प्रोवाइजो अप्लाई होगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A, 326B, इट टॉक्स अबाउट, B जो है आपका बात करता है अटेम्प्ट, वॉलेंट्री थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। ठीक है, वॉलेंट्री या फिर अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड अटैक का बात करता है ये। अगला आपका क्या है? 354, सेक्शन 354। इट टॉक्स अबाउट असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। 354 टॉक्स अबाउट आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ठीक है, देन 354A, इट टॉक्स अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट। 354B, इट टॉक्स अबाउट
असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। फिर 354C इट टॉक्स अबाउट वॉयरिज्म। ठीक है, ये जब हम लोग IPC और BNS दैट इज भारतीय न्याय संहिता का जब लेक्चर करेंगे तो वहाँ पे अच्छे समझेंगे ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। सो 354C क्या होता है? वॉयरिज्म। 354D इट टॉक्स अबाउट स्टॉकिंग, स्टॉक करना, मतलब वुमेन को अगर आप स्टॉक करते हो ये भी एक ऑफेंस है। अब आते हैं 376 आपको पता है ना क्या बात करता है? जो आपका रेप है वो डिफाइंड है 375 के अंदर, लेकिन जो उसकी पनिशमेंट है दैट इज पनिशमेंट फॉर रेप वो आपको मिलेगा सेक्शन 376 के अंदर। अब उसके आगे के जितने भी ये ऑफेंसेस हैं, ठीक है, इसके आगे के जितने भी ऑफेंसेस हैं ये सारे के सारे एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रेप हैं। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये सारे के सारे एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रेप हैं। जैसे कि 376A इट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, मतलब कि रेप जो कमिट किया गया वो इस तरीके से कमिट किया गया कि उससे वुमेन की डेथ हो गई या फिर शी वेंट इनटू कोमा। ठीक है, फिर आता है 376AB पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, मतलब अगर कोई लड़की है जिसकी 12 या 12 साल से कम की उम्र है, अगर उसके अगेंस्ट आप रेप कमिट करते हो तो वहाँ पर क्या होगा। फिर आता है 376B इट टॉक्स अबाउट सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, मतलब कि डिवोर्स हो गया। ठीक है, और डिवोर्स के बाद वहाँ पर हस्बैंड ने अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का प्रयास किया या फिर किया है विद वाइफ तो वो भी एक ऑफेंस है। 376C सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब कोई बंदा है जो अथॉरिटी में है, जिसके पास वुमेन कोई एग्रीव्ड है वो गई है या फिर उसने अपने अथॉरिटी को मिसयूज़ किया है वुमेन का रेप करने के लिए। ठीक है, फिर आप ये याद रखिएगा 376D इट टॉक्स अबाउट गैंग रेप। ठीक है, फिर 376DA इट टॉक्स अबाउट गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। ये जो ये एज है ना, जो एज, इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 376DB इट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यहाँ पे 12 साल, अंडर 12 ईयर्स मतलब 12 साल से कम की लड़की के अगेंस्ट अगर रेप किया गया, गैंग रेप किया गया है तो वहाँ पर क्या प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है। फिर आता है आपका 376E इट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स, मतलब कोई बंदा है जिसने रेप कमिट किया था, ठीक है, और उसने दोबारा रेप कमिट कर दिया तो उसका क्या पनिशमेंट रहेगा उस चीज़ के लिए। द नेक्स्ट इज सेक्शन 509 इट टॉक्स अबाउट वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, मतलब अगर आप कोई ऐसा गेस्चर दिखा रहे हैं, कोई ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं वुमेन को कि आप जो उसकी मॉडेस्टी है उसको इंसल्ट करना चाहते हैं, तो दैट वुड बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 509 दैट कैन इवन बी डन बाय वर्ड्स। तो ध्यान रखिएगा, लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं वुमेन को लेके, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer। इसका मतलब ये है कि अगर जो ये कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हैं जो कि बेसिकली वुमेन के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं, ठीक है, या फिर वुमेन के अगेंस्ट अगर कमिट किए गए हैं तो वहाँ पर इन इन्फॉर्मेशन को जो भी मतलब इसके रिगार्डिंग जो FIR कोई रजिस्टर करवाने के लिए आता है अगर वो वुमेन है, ठीक है, तो उसकी जो FIR है दैट शैल बी रिकॉर्डेड बाई अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्या बोला यहाँ पे प्रोवाइजो ने कि ऐसे केसेस में द इंफॉर्मेशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ वुमेन ऑफिसर या फिर और एनी अदर वुमेन ऑफिसर प्रेजेंट इन द स्टेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि सपोज अगर, ठीक है, जो जिसको अथॉरिटी दी गई है FIR रजिस्टर करने के लिए, जिसको आप इंफॉर्मेशन ले जाके देते हो सेक्शन 154 के अंदर कि मेरे अगेंस्ट में या फिर किसी और पर्सन के अगेंस्ट में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, तो अगर ये कोई वुमेन है तो वुमेन अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है तो इस इंफॉर्मेशन को खाली एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रजिस्टर करेगी,
इसका रीजनिंग ये है कि लाइक सपोज सोचिए इस बारे में कि अगर एक वुमेन के अगेंस्ट में, ठीक है, इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, तो क्या वो उस स्टेट ऑफ माइंड में होगी? ठीक है, क्या वो उस स्टेट ऑफ माइंड में होगी कि वो ये इन्फॉर्मेशन किसी मेल पुलिस ऑफिसर को दे सके? नहीं ना। तो इसीलिए आपका ये प्रोवाइज़ो बनाया गया है ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी भी वुमेन पुलिस ऑफिसर को दिया जाए, या फिर एनी वुमेन ऑफिसर, मतलब अगर कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पर कोई भी वुमेन ऑफिसर हो, चाहे कोई कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी हो, पियोन वगैरह हो, तो वो इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर कर सकती है। क्लियर हो गया पहला प्रोवाइज़ो आपको। दूसरे प्रोवाइज़ो पे आते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट in the event that the person against whom an offence under section 354 and the same sections up to section 309, actually not the same sections, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको सेक्शन 326A, सेक्शन 326B, ठीक है, और हाँ, सेक्शन 326A और 326B आपको मिसिंग मिलेगा। ये बेसिकली एक प्रकार का लेजिस्लेटिव एरर है, क्योंकि इट वुडंट मेक सेंस, ठीक है। इन ऑफेंसेस को इंक्लूड नहीं करना वुड एक्चुअली नॉट मेक सेंस। जब आप प्रोवाइज़ो पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। इज एलीज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड इज टेम्परली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। मतलब अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट में अगर आपने किसी वुमेन पे एसिड फेंका है, तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि वो जो लड़की है जिसके अगेंस्ट में ये ऑफेंस कमिट किया गया है वो टेम्परली या फिर परमानेंटली या मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो जाए, ठीक है, वो एक वेजिटेटिव स्टेट में भी पहुंच जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आए क्या बोलता है, मतलब इसीलिए माना जाता है कि इट वॉज एन लेजिस्लेटिव एरर, और इसको अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया गया इवन इन BNSS, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाई ए पुलिस ऑफिसर एट द रेसिडेंस ऑफ द पर्सन। पुलिस ऑफिसर के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा एट द रेसिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट ए कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन's चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस मे बी। अगर आसान शब्दों में समझें कि अगर वुमेन के अगेंस्ट में इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, तो हो सकता है वो वुमेन जो है वो इस स्टेट ऑफ माइंड में हो कि मैं पुलिस स्टेशन कैसे जाऊँ, ठीक है, वो इस हालात में ही ना हो कि पुलिस स्टेशन जा सके। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी है कि वो वुमेन के रेसिडेंस पे जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना फिजिकली डिसेबल्ड, देन सच इन्फॉर्मेशन शैल भी, देखो शैल यूज़ हुआ है यहाँ पर, मे नहीं यूज़ हुआ है, इट्स नॉट डिस्क्रिशन, इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। शैल बी रिकॉर्डेड बाई ए पुलिस ऑफिसर एट द रेसिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट ए कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन's चॉइस। अब ये क्यों इंक्लूड किया गया है कि जहाँ पर वो बंदा चाहे, मतलब वो जो लड़की जो है वो चाहे कि मेरा इस जगह पर आप आके इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करिए, ये क्यों डाला गया, आपको क्या लगता है? अब देखिए, आप कॉमन सेंस यूज़ करिए। अगर पुलिस आपके घर पे आती है तो 10 बातें नहीं होती हैं कि पुलिस क्यों आई थी भाई, क्या हो गया, इन्होंने कुछ किया तो नहीं है, कहीं यही लोग तो कुछ मतलब गलत काम करके तो नहीं आए, ये सब चीज़ें चलती है ना सोसाइटी में। तो ऐसा कुछ ब्लॉट ना लगे, ठीक है। इससे बचने के लिए जो वुमेन है वो कोई कन्वीनियंट प्लेस बता सकती है, कोई खाली स्थान बता सकती है जहाँ पर वो पुलिस को बुला के अपनी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करवा सकती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस में बी। मतलब यहाँ पर ये है कि हो सकता है जो वुमेन है वो सही से बोल भी ना पा रही हो, तो इन केसेस के लिए ना एक स्पेशल इंटरप्रेटर होता है, एक स्पेशल एजुकेटर होता है जो इंटरप्रेट करके पुलिस को बताता है कि देखिए इन्होंने ये चीज़ें बोली है, आप इनको एज ए FIR रजिस्टर कर लीजिए। तो क्लियर आपको ये सारी चीज़ें? याद रखिएगा ये प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अगेन इट इज़ अ प्रोवाइज़ो, तो हमें इसे एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देना है, यानी कि लिटरल इंटरप्रिटेशन देना है, जो इसमें लिखा है उससे कंप्लाई करना है। बी, द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वो वुमेन विक्टिम दे रही है उसकी आपको वीडियोग्राफी भी करनी है, ठीक है, ताकि किसी तरीके का फैब्रिकेशन ना हो सके। क्लियर है आपको? सी, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164 एज सून एज पॉसिबल। ये जब हम लोग सेक्शन 164 का डिस्कशन करेंगे ना तो उसके साथ पढ़ेंगे, आपको समझने में आसान हो, ठीक है। सबसेक्शन 2, a copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant।
मतलब जो भी आपने एफआईआर की रजिस्ट्रेशन की है उसकी एक आपको कॉपी बनानी पड़ेगी और वो आपको इन्फॉर्मेंट को देनी पड़ेगी। हमने इसके बारे में पढ़ा था ना कि जब एक एफआईआर रजिस्टर होता है तो उसकी 4 कॉपीज़ बनती हैं, ठीक है, 4 कॉपीज़ बनती हैं, जिसमें से एक लोकल एसपी को जाती है, दूसरी जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास जाती है, तीसरी इन्फॉर्मेंट को दी जाती है एंड आखिरी पुलिस स्टेशन में रिटेन कर ली जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले ही बताया था। आगे सबसेक्शन 3, any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of a police station in relation to that offence. सबसेक्शन 3 को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था ना कि आप लोकल एसपी को अप्रोच कर सकते हो अगर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 के अंदर आपके एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर दिया जाए। क्लियर है आपको? ठीक है। अब आगे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके जो ये ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जो स्पेशल प्रोविज़न है, जो ये प्रोवाइज़ो है, आपको लग सकता है थोड़ा सा कि यार ये तो बड़ा गलत है, वुमेन्स के लिए ये स्पेशल प्रोविज़न क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, लग सकता है, जिसको लग रहा हो ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा है तो आप ये जान लीजिए कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 दैट इज नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, मतलब जो ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि सेक्शन 15 क्लॉज 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये वुमेन्स का अधिकार नहीं है कि आप हमारे लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाइए। ये पार्लियामेंट का डिस्क्रिशन है, अगर उनको लगता है तो वो वुमेन की कंडीशंस को देख के उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है, तो मतलब ये जो प्रोवाइज़ो है आपका, ये अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लियर है आपको सेक्शन 154? वी आर डन विद द प्रोवाइजो, वी आर डन विद द अदर सबसेक्शंस। नाउ लेट्स कम डाउन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे विच इज मल्टीपल एंड क्रॉस एफआईआर्स। इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक बार ऊपर से मतलब अच्छे से इसको समझ लेंगे। ठीक है, ओके, सो द लास्ट टॉपिक इज मल्टीपल एंड क्रॉस एफआईआर्स। क्या होता है मल्टीपल एंड क्रॉस एफआईआर्स? इसमें होता ये है ना, मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। सपोज ए है, ए और बी के बीच में मारपीट हो गई, बहुत गंदी वाली, दोनों के फैमिली पूरे इन्वॉल्व थे। आप अक्सर वीडियोस देखते हैं ना, इसमें फैमिलीज वगैरह लड़ रही होती है, लाठी से लड़ रहे होते हैं, पत्थर चला रहे होते हैं। ठीक है, अब दोनों मारपीट में इन्वॉल्व थे, दोनों की फैमिलीज मारपीट में इन्वॉल्व थी किसी मैटर को लेके। सपोज कोई प्रॉपर्टी का मैटर था, उसको लेके ये ए और बी दोनों की फैमिलीज, ठीक है, मारपीट में इन्वॉल्व थे। अब हुआ क्या कि दोनों ने एफआईआर लॉन्च कर दी। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के पास ये अधिकार तो है ना कि वो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। अब दोनों ने सेक्शन 154 के अंदर एफआईआर को रजिस्टर करवा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, क्या दोनों एफआईआर को एंटरटेन किया जाएगा? क्या दोनों एफआईआर की आप इन्वेस्टिगेशन करोगे? तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार पहले क्रॉस एफआईआर की एक डेफिनेशन, विच इज़ व्हेन फॉर द सेम इंसिडेंट FIR has been lodged by both the parties। ठीक है, जहां पर सेम इंसिडेंट के लिए दोनों ही पार्टीज ने FIR रजिस्टर कर दिया। अब यहां पर क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर अगर दोनों पार्टीज ने FIR रजिस्टर किया है तो दोनों FIR में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी तो होगी ना, अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी। कोई बोलेगा नहीं वो गलत है, कोई बोलेगा नहीं ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में होता क्या है,
जो दोनों FIRs होते हैं, ठीक है, दैट इज सपोज FIR नंबर 1 एंड FIR नंबर 2, ठीक है, दोनों को सेपरेट FIR की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एक सेपरेट FIR की तरह ट्रीट किया जाता है, मगर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सिंगल होती है, सिंगल इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग पुलिस वाले लग जाएंगे, इसके लिए अलग पुलिस वाले लग जाएंगे, ऐसा नहीं है, दोनों की इन्वेस्टिगेशन साथ में होती है, ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, आगे समझते हैं। अब ये तो क्रॉस FIR हो गया, ये आपका क्रॉस FIR था, ठीक है, जहां पर सेम इंसिडेंट के लिए दोनों ही पार्टीज ने इट वॉज क्रॉस FIR। अब आता है मल्टीपल FIR। मल्टीपल FIR क्या होता है, इसको समझते हैं। तो मल्टीपल FIR का मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। FIR मीन्स सेम इंसिडेंट, सेम पार्टी, बट रजिस्टर्ड मल्टीपल FIR। ठीक है, हम उसी केस को लेते हैं, इसी केस को लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, A और B दोनों ने FIR रजिस्टर करवा दी, तो ये क्या हो गया आपका क्रॉस FIR। अब मल्टीपल FIR में क्या होता है कि सपोज A है, A की पूरी फैमिली मारपीट में इन्वॉल्व थी, यहाँ पर B ने FIR रजिस्टर नहीं किया। अब A की पूरी फैमिली जो है वो एग्रीव्ड फील कर रही है, और उन्होंने क्या किया, बारी बारी करके एक एक करके मल्टीपल FIRs लॉन्च कर दिए पुलिस स्टेशन में। मतलब सपोज इसके फैमिली में अगर 5 लोग हैं, 5 पीपल, तो सबने जाके अपनी अपनी FIR को रजिस्टर कर दी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, मल्टीपल FIR केस में क्या होता है, पुलिस जनरली फोकसेस अपॉन द मोस्ट डिटेल्ड FIR, ठीक है, द मोस्ट डिटेल्ड FIR एंड कंडक्ट्स इट्स इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली। क्लियर है आपको? मतलब यहाँ पे FIR तो आपको सारे रजिस्टर करने हैं, वो तो आप मना नहीं कर सकते, चाहे 5 लोग करें या 10 लोग करें, वो आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, चाहे वो सेम ही इंसिडेंट क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर पुलिस जनरली करती क्या है, वो उस FIR पे ज़्यादा फोकस करती है इंसिडेंट से रिलेटेड, जो कि सबसे ज़्यादा डिटेल्ड होता है, जिसने एकदम अच्छे से बताया हो कि यार इसने मेरे को यहाँ मारा, मेरे को वहाँ मारा, फिर मतलब घर में घुस गए, ठीक है, गन वगैरह दिखा दी, जिसने सबसे ज़्यादा डिटेलिंग की होगी उसके FIR के परसुएंस में इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो क्लियर हो गया आपको क्रॉस FIR और मल्टीपल FIR क्या होता है। सो वी आर डन विथ क्रॉस एंड मल्टीपल FIR, ठीक है, वी आर डन विथ दिस एज वेल। हमने आज के तीनों टॉपिक कर लिए हैं, रेमेडीज़ आपने समझ लिया, ठीक है। प्रोवाइजो 1, प्रोवाइजो 2, स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्लियर है, और मल्टीपल एंड क्रॉस FIRs भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।